हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू साइंस एग्ज़ाम के लिए जो आ रहा है उसका नंबर 3rd वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक साथ ही करेंगे, क्योंकि अलग से कुछ रहता नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को साथ लेके चलेंगे। 20 क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को इसमें करेंगे। तो ये पार्ट 3rd है। इसके बाद पार्ट 4th और 5th भी ज़रूर आएगा। आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन प्रकरणों में संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको बताना है इनमें से किस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो CuO + H2 ZnO + C Na + O2 CH4 + O2। तो अगर आप यहाँ देखो इसमें क्या बनता है, ये आपका बन जाता है 2Na, ये Na2O और यहाँ पे आपका यहाँ पर 2 आ जाता है और यहाँ 4 आ जाता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब थर्ड देखो किस किस में है, थर्ड इसमें है। अब यहाँ अगर देखो तो ये क्या होता है आपका ZnO और प्लस कार्बन के साथ। तो इस केस में आपका ये Zn अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अगर आप पहली बात करो तो ये कॉपर अलग सेपरेट हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो इस केस में ये दोनों नहीं है, बस एक थर्ड ही आपको दिख रहा है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd इज़ ओनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस केस में जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये निकलता है। लेकिन तो प्रॉपर जो सही ऑप्शंस होगा इसमें वो होगा आपका ओनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो है आपका Na + O2 गिव्स Na2O। तो ओनली 3rd इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी यही क्वेश्चन अगर देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, तो ओनली 3rd इसका सही आंसर होगा। सेकेंड है कि हल्दी के विलयन की कुछ बूंदें किसी रंगहीन द्रव में डाले जाती है। यदि द्रव का रंग लाल हो जाता है तो यह द्रव हो सकता है। तो आपको पता है जो हल्दी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, और ये बेस के साथ कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है, या क्षार के साथ लाल रंग देता है। तो ये क्षार इनमें से कौन सा हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, आसुत जल नहीं होगा, नींबू का रस अम्ल होता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अगर हल्दी के साथ रिएक्ट करेगा तो किस कलर का रंग देता है? लाल रंग या रेड कलर। नेक्स्ट है, नेटल के डंक में उपस्थित अम्ल है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आपको पता है नेटल के डंक में इनमें से कौन सा है? एसिटिक अम्ल ये नहीं होता, ये तो आपका विनेगर या सिरका में होता है। टार्टरिक अम्ल ये भी नहीं है, ये आपका इमली में होता है। सिट्रिक अम्ल ये भी नहीं है, ये आपका नींबू में होता है। तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल जिसका नाम है, ये सही आंसर है। तो नेटल के डंक में उपस्थित अम्ल है। बहुत बार पूछा जाता है कि एक ऐसा पौधा जो नेटल के डंक के प्रभाव को कम करता है, तो उस पौधे का नाम है वो है डॉग प्लांट। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्योंकि पौधे में ही अगर पौधे से वो एसिड जनरेट हुआ है तो उस कोई किसी पौधे का ही बताना होता है। तो डॉग पौधा ये इसमें क्या होता है आपका क्षार होता है जो इसके असर को कम कर देता है। तो इसमें होता है मिथेनोइक अम्ल। बहुत जगह आपको इसको फॉर्मिक अम्ल भी लिखा रहता है। तो मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड इसका सही आंसर है। चौथा है, निम्नलिखित में से उस हाइड्रोकार्बन को चुनिए जिसमें 2 कार्बन कार्बन एकल आबंध तथा 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन त्रि आबंध है। तो अब अगर हम देखें इसमें तो 2 कार्बन कार्बन सिंगल और 1 ट्रिपल बॉन्ड है। तो एथाइन की अगर हम बात करें तो एथाइन में तो एक ये होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। प्रोपाइन, तो क्या प्रोपाइन में अगर देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये नहीं है। ब्यूटाइन, तो ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ब्यूटाइन में जो है आपका 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटाइन। नेक्स्ट है, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये तो हर बार आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आता है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को रिएक्शन कराते हैं
तो सोडियम क्लोराइड की जल के विलयन के साथ कोई अविलेय पदार्थ या प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है, और वो प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, आपका वाइट कलर का या सफ़ेद कलर का अविलेय पदार्थ बनता है या अवक्षेप बनता है। और यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो यह द्विविस्थापन का उदाहरण है। और अगर बहुत बार अवक्षेपण भी पूछा जाता है तो अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन का भी ये उदाहरण है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया या द्विविस्थापन। और इसका रिएक्शन अगर देखो, इसको तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। तो हो जाता है आपका BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4, और जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस आप कर लेना, बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं। और ये जो है BaSO4 ये कैसा होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट या सफ़ेद कलर का अविलेय पदार्थ बनता है। छठा क्वेश्चन है आपका, इसमें ए का नाम बताना है आपका। NaCl, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जब बनता है तो ये बनता है, ये किसकी प्रक्रिया है बनने की, अमोनिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह बेकिंग सोडा बनने की प्रॉपर्टी है। तो बेकिंग सोडा जो बनता है उसी रिएक्शन के द्वारा बनता है। तो बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया में के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो ये एक प्रकार का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। और इसमें अगर देखें तो कॉपर जो ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका हो रहा है इंग्लिश में अगर देखें तो रिडक्शन, और हिंदी में इसको कहते हैं अपचयन। तो इसका हो रहा है अपचयन, ये रिडक्शन। और पानी का क्या हो, H2 में ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, तो ये हो रहा है इसका उपचयन या ऑक्सीडेशन। तो बस अब देखें तो इसमें कहा गया है कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, तो ये तो गलत यही हो गया। हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है H2 का, और कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, इसका उपचयन, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, Cu2 एक अपचायी एजेंट है, ये गलत है। अपचयन इसका हो रहा है तो ये उपचायी एजेंट होगा। और हाइड्रोजन जो है वो जिसका अपचयन होता है वो उपचायी एजेंट, जिसका उपचयन होगा वो अपचायी एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो CuO या कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो ये क्या है कि उपचायी एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरीके का है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, अगर आप देख लो फटाफट। तो टर्मरिक सॉल्यूशन कलरलेस लिक्विड के साथ और रेड देता है, तो इसका मतलब वो कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बेस रिएक्ट करता है, बेस के साथ रेड कलर देता है। इसका सही आंसर आपका मिथेनोइक एसिड, या जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ लिया। फॉर्मूला होता है इसका HCOOH। फोर्थ है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 सिंगल बॉन्ड और 1 C ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका सही आंसर है ब्यूटाइन, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4 और H, 4 2 जा 8 -2, तो 6, C4H6। फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटाइन का, जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर वही ये सेम BaCl2 वाला, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ये आप ध्यान रखना। और इसमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जो एक्वस सॉल्यूशन के साथ जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है वो वाइट कलर का बनता है। फिर ये बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो बेकिंग सोडा ये इसी तरह से बनता है। नेक्स्ट है, इसमें हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर है। ये उल्टा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज एजेंट है, हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट अब 8th क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र, ये रेस्पिरेशन सिस्टम में जब हम सांस लेते हैं अंदर, तो जो हवा है, ये वायु है, जो एयर है, वो कैसे कहाँ जाती है। तो आपको पता है सबसे पहले हम अपने नासा द्वार से लेते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप वो दिमाग लगाओ तो काफ़ी इजीली हो जाता है। हालांकि एग्जामिनर ने भी अच्छा दिमाग लगाया है और पहला और अंतिम ऑप्शन सब में सेम दिया है, तो आपको और डिटेल में पता होना चाहिए। बहुत बार पहला ऑप्शन ही अलग दिया है तो वहीं से आप निकाल सकते हो, बट अगर पहला और लास्ट तो सब में सेम है तो अब आपको सही से देखना पड़ेगा। तो अगर पहला देखिए, सबसे पहले नासा द्वार, फिर कंठ, फिर श्वास नली, ग्रसनी और कुपिका। तो अच्छा, इसमें याद रखने का, अगर आपको इंग्लिश में पता है तो आप आसानी से याद रख सकते हो। एक ट्रिक होता है आपका NPLTA, इससे आप याद रख सकते हो।
तो N होता है आपका नॉस्ट्रिल, P होता है आपका फेरिंग्स, फिर L होता है आपका लैरिंग्स, मैं हिंदी में भी बता दूंगा तो आपकी याद रहेगा आपको। T होता है आपका थ्रोट, और यहाँ पे एक और अगर आप याद रख सको, B जो ब्रोंक्यूल्स आता है, और उसके बाद लास्ट है आपका एल्वियोलाई। तो ये ऑर्डर होता है NPLTA का। अब नॉस्ट्रिल हम कहते हैं नासिका या नासाद्वार, ये हो गया आपका नासाद्वार। फिर फेरिंग्स को हम कहते हैं ग्रसनी, ग्रसनी के बाद लैरिंग्स होता है आपका कंठ, फिर उसके बाद थ्रोट, ऐसा ये ट्रैकिया भी, बहुत बार इसे ट्रैकिया भी कहते हैं हम, ये थ्रोट की जगह आप इसे ट्रैकिया याद रख लो, ज़्यादा बेटर वर्ड है जो आपका ट्रैकिया है। और ट्रैकिया को हम कहते हैं श्वास नली, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये हिंदी में भी वही है। और इसको फुफ्फुस, और इसको कहते हैं कोपिका, अगर आप कहो इसको हम कहते हैं कोपिका, तो ये कोपिका हो गया। तो अगर आप देखो ऑर्डर, तो NPLTA ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो आपका इसमें N ये है, P फेरिंग्स, L कंठ, लैरिंग्स श्वास नली, ट्रैकिया, और एक एल्वियोलाई। तो ये ऑप्शन नंबर C सही हो गया। तो ये याद रख लेना, NPLTA से ही आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और अगर आपको ऐसे याद रख लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। NPLTA नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई, नासाद्वार, फिर ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कोपिका। तो NPLTA ये आप याद रख सकते। अगला है, किसी डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने का परामर्श दिया। तो आपको पता है इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगेगा। अब हृदय की धड़कन धीमी थी, रक्तचाप कम था, लंबाई में बौना दिख रहा था, या अग्न्याशय आवश्यक हार्मोन उचित में स्रावित नहीं हो रहा। तो आपको पता है इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास से रिलेटेड हार्मोन है, तो इसका आंसर यही होगा। तो अग्न्याशय जो आवश्यक हार्मोन है वो उचित मात्रा, जो अग्न्याशय हार्मोन रिलीज़ करता है वो कौन सा हार्मोन, इंसुलिन ही रिलीज़ करता है, और उचित मात्रा में स्रावित नहीं कर रहा है, तो इसके लिए इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D। 10वां है, सूरजमुखी पुष्प की गति, जो सूरजमुखी या सनफ्लावर जो फूल है, सनफ्लावर जो है उसकी जो गति है वो निम्नलिखित में से किस उद्दीपन की अनुक्रिया है, कि मतलब किस रिस्पॉन्स की स्टिमुलाई है। तो गुरुत्व की है, रसायन की है, दिन और रात्रि की है, या जल की है। तो अगर हम देखें डे और नाइट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग ट्रीट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डे एंड नाइट। दिन में वो सूरज की तरफ रहता है, और शाम तक वो जैसे सूरज मूव करता है उसी तरह से मूव करते रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिन और रात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है ये डायग्राम, जो अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ब्रैंड या फफूंदी में नामांकित A और B क्या है। तो अगर आप देखो A और B क्या है, तो जो B है उसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और इसी में से बीजाणु निकलते हैं, तो इसे हम कहते हैं बीजाणुधानी। तो ये हो गया आपका बीजाणुधानी। और ये जो है ये जड़ ना हो के क्या होते हैं, जो कवक जाल, ये कवक के जाल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कवक जाल और बीजाणुधानी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं अब जो क्वेश्चन अभी हमने किया। तो ये तो आपको पता ही है, NPLTA याद रख लो क्या है, NPLTA नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई। तो ये आपको याद रहेगा। अगला है, ये इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन क्यों लेंगे, बिकॉज पैंक्रियास से क्या होगा, प्रॉपर हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है पैंक्रियास से, तो होता है इंसुलिन। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। तो कौन से रिस्पॉन्स के जो कारण होता है, तो डे और नाइट के कारण। बहुत बार हार्मोन्स पूछा जाता है, इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है आपका ऑक्सिन्स। प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ब्रेड मोल्ड में A और B क्या है, तो B है आपका स्पोरेंजियम, और A है आपका हाइफे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइफे एंड स्पोरेंजियम। रूट्स नहीं होते, ये प्लांट्स में रूट्स होते हैं, ये एक प्लांट नहीं है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, जो प्लांट्स हैं या पादप हैं उसमें रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ स्टोर्ड रहते हैं।
पत्तियों में जो नीचे गिर जाते हैं उसमें रहते हैं, पुराने जाइलम में, फ्लोएम में, या कोशिकाओं की रसधानियाँ या वैक्यूल्स में। तो ये जो स्टोर रहते हैं ये ओल्ड जाइलम टिश्यू या पुराने जाइलम में, इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगा। किसी बिंब का -1 आवर्धन, -1 का मतलब है बिल्कुल समान आकार बना रहा है परंतु उल्टा बना रहा है, का वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। इस प्रकरण में बिंब की अपने प्रतिबिंब से दूरी कितनी है? तो इसका मतलब है अगर अवतल दर्पण है और समान आकार बना रहा है मतलब सी पर रखा गया है वस्तु, और अगर यहाँ वस्तु रखा गया है और यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -1 आया है। तो इसके और इसके बीच में दूरी कितनी है? एक ही जगह पे है तो दूरी हो जाएगा 0। अगला है जब हम किसी ऐसे परिपथ जिसमें धारा अनुमानतांक का मान नियत है, एक ही सॉकेट से बहुत तेजी से विद्युत संयंत्रों को संयोजित कर देते हैं तो। बहुत बार क्या होता है, हिंदी का क्वेश्चन काफ़ी लैंग्वेज वाइज काफ़ी टफ लगता है आपको, तो बहुत ऐसे में बहुत हेल्प करेगा अगर आप इंग्लिश पढ़ लो। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपने इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ा तो देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, कि व्हेन वी कनेक्ट टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट, कि जब हम बहुत सारे अप्लायंसेस जो है, बहुत सारे हम इलेक्ट्रिक संयंत्र को एक सिंगल सॉकेट में जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर फिक्स्ड वैल्यू है करंट रेटिंग की तो क्या होगा? तो आपको पता है इसमें होता है ओवरलोडिंग या अति भारण, और अति भारण के कारण क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स डिक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, और हर अप्लायंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा सोर्स से। तो इसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगेगा और इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या ओवरलोडिंग के कारण ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट इंक्रीजेज द बियॉन्ड रेटेड वैल्यू। और अगर हम हिंदी में देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 कि जो धातु है वो मान से धारा अनुमत मान जो है उससे अधिक हो जाएगा, और इसीलिए ओवरलोडिंग होने के कारण शॉर्ट सर्किटिंग भी हो जाता है और आपका अप्लायंसेस ख़राब भी हो जाते हैं। जो फ्यूज़ वायर है वो भी बहुत बार जल जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि किसी आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर कहलाता है। तो ये ट्रॉफिक लेवल है, ये सही कहलाता है। अपघटक मृत जीवों के अवशेषों के जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं जो मृदा में चले जाते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ये अकार्बनिक नहीं होगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। आहार श्रृंखला में निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है, ये गलत है। आहार श्रृंखलाओं के श्रृंखलन से आहार जाल बनता है, तो ये तो ठीक है। तो आपका पहला और चौथा ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन से तात्पर्य है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी जीव के शारीरिक भार में वृद्धि होना, नहीं। पादप प्लवकों की उपज में वृद्धि होना, ये भी नहीं है। किसी आहार श्रृंखला के क्रमागत पोषक स्तर में हानिकारक रसायनों में वृद्धि होना, तो यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन, तो इन प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ स्टोर होते हैं? ओल्ड जाइलम में। अगर कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 50 है और मैग्निफिकेशन -1 है। मैग्निफिकेशन -1 का मतलब कि सेम जगह पे इमेज बना है बस उल्टे डायरेक्शन में। तो इसका आपको पूछा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ है? अगर सेम जगह पे बना है तो डिस्टेंस हो जाएगा 0। फिर ये अभी हमने कर ही लिया। उसके बाद है फूड चेन, जो हर स्टेप उसका ट्रॉफिक लेवल है, ये सही है। और हमारा चौथा सही है कि वेरियस फूड चेन कंस्टिट्यूट अ फूड वेब। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। यहाँ अगर ऑर्गेनिक होता तो सही आंसर होता, ये इनऑर्गेनिक की वजह से ये गलत हो गया है। और एनर्जी लेवल जो है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज़ करता है, तो ये आपको इंक्रीज़ दिखाया है तो डिक्रीज़ करता है, तो इसलिए 1 और 4 हमारा सही है। फिर है बायोमैग्निफिकेशन, तो ये होता है द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स जो है वो, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो पाते और हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब जो हमारे 4 क्वेश्चन है वो आपके अभिकथन, निष्कर्ष, या जिसे हम कहते हैं आपका एसर्शन और रीजनिंग वाले हैं, जिसमें आपको पता है ए दोनों सही, एक्सप्लेनेशन सही है तो ए, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है पर तो उसमें ये बी। पहला सही है दूसरा गलत है डी, पहला गलत है, पहला सही दूसरा गलत तो सी, और पहला गलत है तो डी। अगला है साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा।
और कठोर जल में ऐसा क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया करके अघुलनशील स्कंभ बनाते हैं। ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। फिर है पादप और जंतुओं दोनों में रासायनिक समन्वय दृष्टिगोचर होता है, और पादप हार्मोन दैशिक वृद्धि को नियंत्रित करता है, जबकि जंतुओं में केवल एक ही दिशा में वृद्धि कभी दृष्टिगोचर नहीं होती। तो इसमें जैसे कहा गया है कि पौधों और जंतुओं मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये तो हमारा सही है। और दूसरा है कि जो पादप हार्मोन है यूनिडायरेक्शनल है, जो प्लांट हार्मोन है यूनिडायरेक्शनल होता है, बट एनिमल्स में ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। ये भी सही है, पर इसका ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो कॉमर्शियल यूनिट है वो आपका किलोवाट आवर या यूनिट जिसे हम कहते हैं किलोवाट आवर है, ये यूनिट है, ये बिल्कुल सही है। और 1 किलोवाट आवर में 10⁶ जूल है, ये भी हमारा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओजोन। O3 का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से एक ओजोन बनता है, और ओजोन पृथ्वी के पृष्ठ की सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करता है, तो ये भी सही है। तो इसका लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन ये नहीं दिया हो कि ओजोन कैसे बनता है, तो सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो इसमें भी अगर देखें एसेशन रीजनिंग हिंदी में, तो इसका पहले का है सोप डज नॉट फॉर्म लेदर विथ हार्ड वाटर, तो सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। थर्ड में आपका कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो किलोवाट आवर, ये यूनिट जिसे हम कहते हैं, ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। और ओजोन ये करेक्ट है, 3 मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और ओजोन जो है वो अर्थ सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेस से सेव करता है, तो ये भी सही है। बट इसका जो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चंस का ये थर्ड सेट हमने कंप्लीट कर लिया, और आप कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो थे वो आपके सही हो रहे थे। अब आप प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते रहो तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये थर्ड वीडियो था हमारा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दो इस वीडियो को, और अब कमेंट में करना कि क्या आपको 4th वीडियो भी चाहिए, तो हम ज़रूर 4th वीडियो भी लेके आएंगे और 5th भी लेके आएंगे। नहीं तो अभी नहीं तो फिर हम एग्ज़ाम्स के टाइम पे लाएंगे। अगर आप कहोगे तो अभी जल्दी ले आएंगे, वरना फिर एग्ज़ाम्स जब आने वाले होंगे उस समय लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।